चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। बाय सेलिंग 144 हैंस महेश सफर्ड ए लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 हैंस, हिज लॉस परसेंटेज इज। 144 मुर्गियां बेचने पर, यानी बाय सेलिंग, ये भी सवाल कैसा है, इक्वल टू सेलिंग। तो आप बताइए क्या करना चाहिए। लॉस परसेंट में लॉस तो 6 का है, क्या हम इन दोनों को ऐड करें? 144 में 6 ऐड करें, बिल्कुल ऐड करेंगे जी, इंटू 100। तो 6 बाय 150 इंटू 100, 52 ज़ा 50, 3 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 4%। वेरी नीट एंड क्लीन क्वेश्चन, बहुत ही साफ सुथरा सिंपल सा सवाल, आंसर आपका आ गया है। चलिए दूसरे तरीके से करते हैं। मान लेते हैं एक हैन का एसपी है 1 रुपये, तो उसने कितनी मुर्गियां बेची बताइए जल्दी से। सेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एसपी लिखो, 144 हैंस लिखो। तो इसका मतलब एसपी हो गया 144, हमें पता है लॉस हुआ है, लॉस कितने का हुआ है 6 का, तो लॉस की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब जरा आप भूल जाओ ना पेपर में, तो सिंपल है, या तो फॉर्मूला सोचना कि भी लॉस होता कब था, जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा में खरीदते थे और कम में बेचते थे, तो लॉस तो क्लियर है 6 रुपये का है। कॉस्ट प्राइस का कुछ आइडिया ही नहीं है, लेकिन ये मालूम है हमने 144 में सेल आउट किया है, तो कॉस्ट प्राइस आप निकाल पाओगे 150 है। तो लॉस का परसेंटेज भी निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 6 का लॉस है 150 पे, इनटू में आप 100 करोगे, ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों डायरेक्ट आपका आ जाएगा आंसर 4%, ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए 8th क्वेश्चन पर आ गए हम बातों ही बातों में। A man buy lemons at rate 11 for rupees 10, sell them at 10 for rupees 11. What is his profit percentage? कितनी बार हमने ऐसा सवाल कराया है, बिल्कुल अब तो आपको रट गया होगा, रट जाना चाहिए। एक तरफ क्वांटिटी होगी, एक तरफ प्राइस होगा, एक तरफ सीपी होगा, एक तरफ सेलिंग प्राइस होगा। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जितने में हमने खरीदा है। तो बाय के लिए तो हम कहते हैं हम सीपी की बात कर रहे हैं। 11 for rupees 10, तो 11 for rupees 10। अब सेलिंग प्राइस की बात होगी तो यहाँ सेल्स आएगा 10 for rupees 11। जब तक प्रॉफिट लॉस नहीं हो सकता जब तक कि ये क्वांटिटी इक्वल ना हो। क्या ये क्वांटिटी इक्वल है? नहीं। इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी हमें 10 से, और इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी हमें इस 11 से, जिससे हम जो देख पाएंगे वो क्या देख पाएंगे, आगे लिखता हूँ मैं, सेम चीज़ लिखता हूँ, सीपी और एसपी, क्वांटिटी और प्राइस। यहाँ से आप देखो 2 सवाल बनेंगे, एक लाइन जो मैंने खींची है उसके उधर लिखूंगा मैं वो सवाल, पार्ट 2 रहेगा वो। तो देखो प्यारे बच्चों क्या हुआ, 10 11 हुआ 110, 10 इंटू 10 हुआ 100, 11 इंटू 10 हुआ 110, ये हुआ 121। तो आपको क्या समझ में आया? एक तरीके से कोई व्यक्ति, कोई आदमी 110 सामान, 110 क्वांटिटी, 110 प्रोडक्ट 100 रुपये में खरीदता है, और वो सारे के सारे 110 प्रोडक्ट 121 यानी 121 में बेचता है, तो उसको यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है उसको 21 का। कितने का? 21। ये रुपीज़ में मत लिखो, खाली 21 लिख लो, ठीक है। और अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो 21 का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है? 100 का इंटू 100, तो ये आ जाएगा क्लियरली 21% उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब मेन बात आती है कि क्या एग्जाम में केवल इतना क्वेश्चन आएगा? मैं कहूँगा कि भाई ज़रूरी नहीं है बच्चे एग्जाम में केवल इतना क्वेश्चन आए, हो सकता है उसको आप सवाल को जो आप देखो पेपर में तो उसमें ये लिखा हो इफ़ ही गेन्स, यानी वो आपको ये वाली लाइन में काट देता हूँ, इतनी लैंग्वेज के बाद हो सकता है ये चीज लिख के दे दे, इफ ही गेन्स रुपीज इन दिस ट्रांजेक्शन,
फाइंड नंबर ऑफ लेमन्स bought या परचेज। अगर उसको इस पूरे सौदे में, इस लेन देन में 10 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ हो तो बताओ कि उसने कितने संतरे खरीदे थे। अब बच्चा पेपर में ये सोच लेता है, रट के चला जाता है कि यार इसका तरीका अलग है, ये तरीका अलग है, वो सवाल अलग है, ये सवाल अलग है। अरे गुरुजी की बात समझो, सवाल एक ही है, बस आपको उतना करने के बाद कंपैरिजन अलग तरीके से करना है। आप यहाँ आके देख पाओगे, इस निष्कर्ष पे पहुंचोगे कि भाई प्रॉफिट हो रहा है, बस उसकी वैल्यू निकाल लो, प्रॉफिट की कितना हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है कितना, प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ, 21, तो आप ये भी तो देख पा रहे हो कि वो 21 जो प्रॉफिट है वो कितनी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, 110 पे डिपेंड करता है। यानी अगर 21 का प्रॉफिट है तो इसका मतलब 110 लेमन खरीदे हैं। अगर यही प्रॉफिट होता 10 रुपये 50 पैसे का, ठीक है, तो इसका हाफ हो गया है ये। देखिए 10 रुपये 50 पैसे हाफ होता है 21 का, तो इसका हाफ कर देंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। बिल्कुल आएगा। तो हमसे वो ऐसा भी पूछ सकता था इस सवाल में कि कितने लेमन्स खरीदे गए, तब उस कंडीशन में हमारा आंसर होता क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 55 लेमन्स। अगर मैं वहाँ प्रॉफिट की वैल्यू रख देता 10 रुपीज़ 50 पैसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो है, ए शॉपकीपर बाय सम लेमन्स एट रेट 2 for ₹1, some more at 1 for ₹2, and he sells them at 3 for ₹3. What is his gain or loss percentage in this? अब यहाँ हमने ना एक अजम्पशन माननी पड़ेगी। सम लेमन्स, सम मोर लिखा है बच्चे, ठीक है, तो सम मोर को हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगेन ही इज बाइंग सेम या इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस। ऑरेंजेस लिखा है, लेमन लिखा है, लेमन लिखा है, तो लेमन ही लिखो, ठीक है जी। तो समझ में आई बात आपको, हमने क्या समझा, सम मोर का मतलब हुआ, देखो ऐसा हो सकता है कि उसने 4 नींबू खरीदे, बाद में 6 नींबू खरीदे, तो उस कंडीशन में इस सवाल का आंसर नहीं निकाला जा सकता जब तक कि वह क्वांटिटी डिस्क्राइब ना हो। या तो वो कहे कि दोबारा में उसने पहले से आधे खरीदे, या पहले से 2 ज़्यादा खरीदे, पहले से 6 ज़्यादा खरीदे, ऐसी कुछ चीज़ हमें वहाँ पर होनी ज़रूरी है। 2 ज़्यादा 6 ज़्यादा नहीं होता है, या तो डबल में बात करेगा, ट्रिपल में बात करेगा, इस तरीके से बात करेगा, 40% 30% इस फ्रैक्शन पार्ट में बात करेगा। तो फिलहाल हमने एक अज्यूम कर लिया, और जब अज्यूम किया तो हमें ये समझ में आया कि यहाँ खरीदारी 2 बार हो रही है, एक कहलाएगी CP1, एक कहलाएगी CP2, एक कहलाएगा प्राइस और एक कहलाएगी क्वांटिटी। जब हम इसको पढ़ते हैं सवाल को, तो सारी बातें एकदम स्पष्ट रूप से आंखों के सामने हमें दौड़ती हुई नजर आती हैं। वो क्या, वो ये कि जब वो खरीदने गया तो सबसे पहले उसने पूछा भाई लेमन कैसे दिए। दुकानदार ने कहा 2 लेमन कितने रुपए के, 1 रुपए के। 2 लेमन की कीमत कितनी बताई बच्चे, 1 रुपए। अब मैंने यहाँ पे सेम मान लिया, एट 1 for ₹2, 1 for ₹2, तो एक क्वांटिटी कितने की, 2 की। अब आप बताइए क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं, क्वांटिटी सेम है? नहीं। आपको सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो नेट CP आ रहा है प्राइस और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, प्राइस और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, तो हम ये देख पा रहे हैं कि कुल प्राइस हमारे पास कितने हमारे रुपए खर्च हुए बच्चे, 5 रुपए हमारे खर्च हुए हैं। हम कितनी क्वांटिटी खरीद के लाए हैं, 4 क्वांटिटी हम खरीद के लाए हैं। अब सेलिंग प्राइस, हम इनको बेचने निकले, हमने ही सेल्स देम 3 for ₹3। 3 कितने के बेचता है, 3 के, तो 1 कितने का बेचेगा, 1 का। 4 कितने के बेचेगा, 4 के। समझ में आ रही बात? जब 3 लेमन 3 के बेच सकता है तो 1 लेमन 1 का बेचेगा, 4 रुपए के सेल करेगा।
4 के सेल होंगे, तब आप बताइए हम आपको जब क्वांटिटी सेम हो गई तो आपको यहाँ लॉस दिख रहा है या प्रॉफिट दिख रहा है, तब आप कहेंगे कि इसमें हमें लॉस हुआ है। ठीक है। अब यहाँ एक सवाल में इस सवाल के अंदर एक टाइपिंग मिस्टेक और है, वो भी आपसे डिस्कस करूँगा। वो क्या है बताता हूँ आपको। 1% का क्या हुआ है जी? लॉस। 1 रुपीज़ का क्या हुआ है? यहाँ लॉस हुआ है। 1 कितने पर? 5 पर, इंटू में 100। तो देखो 2 गलतियाँ हैं सवाल में मोटे मोटे तौर पर। एक कि अगर वो ये कह रहा है व्हाट इज हिज गेन और लॉस, तो उसको ऑप्शंस कैसे देने चाहिए? 22% प्रॉफिट, 14% लॉस, 19% प्रॉफिट, 20% लॉस। तब तो ये ऑप्शंस जायज़ होंगे, एक्यूरेट होंगे, तब कोई दिक्कत ही नहीं है सवाल में। बस एक छोटी सी गड़बड़ होगी फिर यहाँ पर, ये हमने दूर कर दी, तो हम किस नतीजे पर पहुंचे? 20% लॉस। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ बच्चे? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, मान लीजिए ये ऑप्शन कितना होता, ये भी 20 होता और प्रॉफिट लॉस लिखा नहीं हुआ है, तब आप कैसे जज करोगे कि कौन सा वाला 20 प्रॉफिट है और कौन सा वाला 20 लॉस है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये लिखा होना बहुत ज़रूरी है वैल्यू के आगे कि प्रॉफिट कौन सा है और लॉस कौन सा है। अब ये तो सवाल हम शायद कर चुके हैं, बिल्कुल ऐसा ही है ये जो हमने 50% जिस क्वेश्चन के अंदर आंसर निकाला था, और बाय सेलिंग इक्वल टू सेलिंग के ऊपर बेस्ड है। बाय सेलिंग यहाँ लिखा हुआ है और इक्वल टू कॉस्ट लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे। तो ये बाय सेलिंग इक्वल टू कॉस्ट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अलग हो गया ये, बाय सेलिंग इक्वल टू कॉस्ट। तो ये तो बहुत ही, यानी गिवन में ही आंसर छुपा है। मैं लिख देता हूँ, गिवन में ही आंसर है। भाई जो आप कभी भी प्रॉफिट या लॉस निकालते हो, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज जब भी आप निकालते हो, तो आप मुझे बता सकते हो प्यारे बच्चों ये किस पर आप निकालते हो? हमेशा आप ये चीज़ कॉस्ट प्राइस पर निकालते हो। बोलो हाँ जी बिल्कुल, आप ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालते हो। तो अगर वो कॉस्ट प्राइस ही दे देगा आपको, तो आपको बता दिया उसने 11 का लॉस हुआ है, 33 बेचने का मतलब हुआ कि भाई 33 खरीदा भी होगा ना, 33 खरीद के 33 बेच रहा है, 11 का लॉस। बस जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उनको यूटिलाइज ऐसे कर लो, जो लॉस या प्रॉफिट है उसके डिवाइड में जितना वो बेच रहा है। अगर ये कॉस्ट प्राइस पे है, कोई ऐड या कोई सब्ट्रैक्ट नहीं करना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 33.33%। 33 1/3% ऑप्शन ए। चलो अब इसको हम डिटेल से चलेंगे। डिटेल के कैसे कराया था, डिटेल मैंने आपको याद भी होगा, आप खुद बताएंगे डिटेल से कैसे कर सकते हैं हम इस सवाल को। 33 मीटर क्लॉथ सेल किया है, तो देखो 33 SP। अब ये हमें इतना बेचने के बाद क्या हो गया? लॉस। तो अगर इतना बेचने के बाद लॉस हो गया है, तो लॉस के लिए हम क्या जानते हैं? CP माइनस SP इक्वल टू लॉस। तो 33 CP माइनस 33 SP इज इक्वल टू 11 CP। जब पहले SP हुआ करता था, अब वो CP हो जाएगा। तो ये हुआ 22 CP, 33 SP, CP ओवर SP, 33/22। 22 में आप परचेस कर रहे हो, सॉरी 33 में आप परचेस कर रहे हो, 22 में आप सेल कर रहे हो, तो लॉस हो रहा है 11 का। लॉस परसेंटेज देखें तो लॉस परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी आप सबके सामने। आई होप यहाँ तक की बातचीत आपको क्लियर होगी। चलिए बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। 10 सवाल होने के बाद अब हम आएंगे 11वें सवाल पे। द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 ऑब्जेक्ट, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो कैसे करेंगे? 12 SP इज इक्वल टू 9 CP, SP अपॉन CP 9/12। 12 रुपये में आप खरीद रहे हो, 9 रुपये में आप बेच रहे हो, तो आपको लॉस हो रहा है 3 का। 12 पे इंटू में 100, 1/4, 4 से 100 गया कितने पर? 25% पे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 25% प्रॉफिट। ठीक है जी, आया समझ में आपको 11th क्वेश्चन?